चंद्रशेखर जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप एक ऐसी जगह पहुंच गए हो कि एक ऊंचाई पा, अगर चंद्रशेखर ने एक ऐसे पाखंड ऐसे झूठ पे उंगली रख दी तो धर्म का विरोध कहाँ हुआ? वो एक पाखंडी का विरोध हुआ। उन्होंने अग्रेसिव मोड में ले आए, वो जब तक नहीं आए थे। वही बात उन्होंने कही ना, ये कबूतर नहीं बाज है। लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसकी अनदेखी नहीं कर सकते, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस लेवल पे वो आदमी जा चुका है। बहुत दिन के बाद चंद्रशेखर ने उठाई, हमने काफी लोगों से संपर्क करने की कोशिश की थी। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। नेता वही जो जनता के दिलों में बस जाए और जनता के दिलों में वही नेता बसता है जो जनता की आवाज़ उठाने का काम करता है। चंद्रशेखर आज़ाद इस ओर अपने कदम बढ़ा चुके हैं और जनता तो उनकी तारीफ कर ही रही है, राजनीतिक विश्लेषक भी उनकी तारीफ कर रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं इस समय हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार लोकेश सलारपुरी जी मौजूद हैं जो राजनीति का बहुत अच्छा विश्लेषण करते हैं। अभी लगभग 2-3 दिन पहले हमने इनका एक इंटरव्यू किया था और इन्होंने उस इंटरव्यू में चंद्रशेखर आज़ाद के लिए कुछ सवाल छोड़े थे। इधर इन्होंने सवाल बोला और ठीक 72 घंटे बाद चंद्रशेखर ने उसी सवाल को संसद में उठा दिया। यानी वो जो जनता से जुड़े हुए सवाल हैं उन्हें बड़ी गंभीरता से लेते हैं। उन्हें पता है कि भाई जनता की आवाज़ अगर हम उठाएंगे तो तभी जनता के दिलों में हम जगह बना सकते हैं। तो लोकेश सलारपुरी जी से हम बात करेंगे। लोकेश जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद विपिन भाई, और आपके दर्शकों को नमस्कार मेरा। आपका सवाल तो चंद्रशेखर आज़ाद ने संसद में उठाया, तो क्या लगता है कि वास्तव में जनता के नेता हैं चंद्रशेखर? मैं तो इस बात को बहुत दिन से पहले मान रहा था, आपको उस दिन कहा भी था कि जनता के बीच में इतनी तेजी में पॉपुलर खाम का तो वो आदमी नहीं हुआ है। और उदाहरण आपके सामने है कि हमने कोई बात कही कि मैं उनसे उम्मीद रखता हूँ, उन्होंने 72 घंटे के अंदर सवाल सदन में उठाया। सदन में सवाल इतनी शॉर्ट नोटिस पर उठाना इतना भी आसान नहीं होता। एक बिजी और वो भी सत्र चल रहा, उसी दौरान सब कुछ हुआ 72 घंटे के अंदर, तो ये बहुत बड़ी बात है। और इसका खास तौर पे मुझे अपने कई बिरादरी के बहुत सारे ग्रुप, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक पेज पे मैं इस बात को लेकर देख रहा हूँ कि उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद और वगैरह वगैरह बहुत चल रहा है। ये बात बहुत अप्रिशिएट की गई है हमारे समाज में भी, और जो डीएनटी का दर समाज है, राजभर भी इसमें ही आते हैं और मल्लाओं में, इनमें भी इस बात का बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स गया है। ये आपका सवाल बड़ा महत्वपूर्ण था। हाँ, सवाल महत्वपूर्ण इसलिए था कि ये विमुक्त जाति और विमुक्त जनजाति ये एक बहुत बड़ा वोट बैंक है हिंदुस्तान में, और इनके साथ बहुत बुरा हुआ भी है। हुआ क्या, जय चंद्रशेखर ने संसद में कहा भी था, हम तो यहाँ बहुत प्रोग्राम भी किया, हम हर साल मनाते भी हैं 31 अगस्त में, हम हर साल इस चीज़ को मनाते हैं, प्रोग्राम को भी यहाँ। तो उनके साथ ये हुआ कि अंग्रेजों ने जो जातियाँ 1857 के संग्राम में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ी थी, तो उनको एक आपराधिक जाति जनजाति करार दे दिया था। उनके लिए बड़े मतलब एक तरीके से उनका बहुत ही उत्पीड़न किया गया था। आज़ाद होने के बाद भी 39 में हम आज़ाद हुए, लेकिन 1952 में जाके वो चीज़ हमारे ऊपर से हटी है, पूरी तरह अभी भी नहीं हटी। अभी अब अगर आपने ध्यान दिया हो तो सुप्रीम कोर्ट ने एक डिसीजन दिया, फिर क्या था, जेलों में भी अगर गुज्जर ये सब थे, इनके लिए एक अलग से सिस्टम था और जाति का नाम लिखना जरूरी था। तो ये काफ़ी अपमानजनक स्थिति थी। बहुत सारी जातियाँ ऐसे, मल्ला, केवट, बहुत सारी हैं, राजभर भी हैं, आपके ये लोध भी हैं, गुज्जर हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं। तो ये लोग बड़ा अपमानित महसूस कर रहे थे। अभी तक भी सरकार इसे बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाई। इसी सरकार ने इनके लिए पहले भी कई आयोग बने हैं, समितियां बनी हैं। इसी सरकार ने लास्ट में जो इदाते आयोग बना हुआ, अब तक उसकी सिफारिशें लागू भी नहीं की गई है। हालांकि मंत्री जी ने कहा वहाँ चंद्रशेखर जी के सवाल पर कहा उन्होंने कि इदाते आयोग बना, लेकिन सिफारिशें तो फिर लागू नहीं की ना उसकी। अब देखिए, डीएनटी के लिए, विमुक्त जाति जनजाति के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, एजुकेशन के लिए है। मैं आपको उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ, आप जब तेजी में समझ जाओगे। हमारा ये गुजरों के लिए वर्धा में मेडिकल की 2 सीट होती थी, एमबीबीएस की, वर्धा में, वो विमुक्त जाति के हिसाब से आती थी, चूंकि इधर से विमुक्त में गुजर ही थे। तो यहाँ ज़्यादातर सहारनपुर के डॉक्टर जो पुराने हैं वो विमुक्त कोटे से बने हुए हैं। रुड़की आईआईटी, जब आईआईटी होगी, पहले रुड़की यूनिवर्सिटी कॉलेज था ये, वहाँ पे इंजीनियरिंग में हमारे लगभग 9 के करीब सीटें थी। ज़्यादातर हमारे जो लोग हैं गुज्जर समाज, वहाँ से उसी कोटे से पढ़ के आए हुए हैं। तो एजुकेशन में था ये, अब वो बंद है। बीच में हमारे सहारनपुर में हमारे विमुक्त जाति के प्रमाण पत्र बनते थे, बीच में बंद हो गए थे। जब हम लोगों ने 3-4 साल पहले इस पर सम्मेलन किया, हंगामा खूब मचा, अब दोबारा बनने शुरू हुए हैं जिले में। अब इसमें भी क्या है कि जैसे हमारा जिले से शामली से, मुजफ्फरनगर से शामली कट गया अलग, तो शामली में समस्या आई, मुजफ्फरनगर तो था उसमें, शामली में समस्या, फिर वहाँ के लिए अलग हमने एक लड़ाई लड़ी है, तब वहाँ शुरू हुए। तो इस तरह से पूरे प्रदेश में डिमांड है हमारी
एक उसमें एक और भी चीज़ हुई है विपिन भाई कि जो डिनोटिफाइड जितने विमुक्त जाति जनजाति थी इनके लिए इन्होंने कुछ एससी में चले गए, कुछ ओबीसी में चले गए, कुछ एसटी में गए हैं। तो हम लोगों की डिमांड भी थी कि हमें एसटी में या कोई विशेष उसमें दिया जाए। देखो उस पर बात चल रही है, लड़ाई लड़ रहे हैं उसकी भी। अगर चंद्रशेखर साथ देंगे तो इन विमुक्त जातियों जनजातियों का बहुत ज़्यादा भला होगा। ये 15 करोड़ तो उन्होंने स्वीकार किए हैं मंत्री जी ने, लेकिन मेरे हिसाब से लगभग ये 22-23 करोड़ की पॉपुलेशन है हिंदुस्तान में, और 22-23 करोड़ किसी उसके बीजेपी को पूरे देश में 22 करोड़ वोट मिले। तो 22-23 करोड़ की पॉपुलेशन का मतलब 3-4-5 करोड़ वोट तो है। 5 करोड़ वोट किसी का अगर उसमें जाता है तो बड़ा स्ट्रोक होता है। तो अगर चंद्रशेखर इस चीज़ को लेकर बहुत कायदे से मेहनत लगन से काम कर गए तो उनको फ्यूचर में उसका बहुत लाभ मिलेगा। मतलब सोशल मीडिया पर जो इन जातियों से जुड़े हुए लोग हैं, नौजवान हैं, हाँ, वो अप्रिशिएट कर गए इनको, इस बात को लेकर उन्हें बहुत आभारी हुए इस बात को लेकर कि किसी ने हमारी बात संसद में इस ढंग से उठाई है इतनी तेजी में। तो क्या चंद्रशेखर ने ये मांग उठाई बस पहली बार? पहले भी कुछ लोगों ने उठाई है, किसी पे कमीशन वमीशन बने भी हैं, लेकिन फिलहाल लंबे टाइम से बहुत दिन के बाद चंद्रशेखर ने उठाई। हमने काफी लोगों से संपर्क करने की कोशिश की थी अलग अलग पार्टियों के, लेकिन कहीं से कोई रिस्पॉन्स पॉजिटिव आया नहीं था। पिछले 2 साल में हम लोगों ने बहुत कोशिश की, पहली बार चंद्रशेखर ने रिस्पॉन्स दिया है। चंद्रशेखर ने आपकी ये आवाज़ भी उठाई। एक वीडियो में उन्होंने देखा, मैंने कही ऐसा है तो उन्होंने तुरंत उसकी आवाज़ उठाई। उन्होंने जो कोतवाल धन सिंह हैं उनके लिए भी आवाज़ उठाई, उन्होंने गुर्जर रेजिमेंट के लिए भी आवाज़ उठाई, उन्होंने सम्राट मीर भोज के लिए भी आवाज़ उठाई। बिल्कुल। तो जो आदमी आप लोगों की आवाज़ उठा रहा है, आपके लिए काम कर रहा है, तो समाज का उस तरफ ध्यान क्यों नहीं है? मतलब क्यों आप लोग जो है इधर भाजपा की तरफ जो है, जब चुनाव आता है तो फिर भाजपा। विपिन जी, राजनीति में ना सब कुछ एकदम नहीं होता। चंद्रशेखर आए तो शुरुआत की, कितने दिन के संघर्ष के बाद खुद सांसद बने, नगीना सा सांसद बने। अब वो सांसद बनने के बाद उनकी आवाज की वैल्यू बढ़ी है, तो उनकी आवाज का दायरा बढ़ा है। तो धीरे धीरे इसमें थोड़ा टाइम लगता है, यूं नहीं कि आज आप खड़े हो कल आपके साथ कुछ जुड़ जाएगा। लेकिन लोगों में देखिए अब उनके साथ गुज्जर जुड़ना शुरू हुआ ना, काफी गुज्जर उनके साथ जुड़े हुए। अब विमुक्त जाति पे जाएंगे तो और लगभग 30-35-38 जाति तो यूपी के जो उनके साथ जुड़ेगी, जो राजभर वगैरह बहुत सारे हैं। ये राजभर वगैरह किस कोटे का खा रहे हैं? विमुक्त के नाम पे ही तो सरकारों में बैठ के ऐश कर रहे हैं। तो अगर चंद्रशेखर सीरियसली उनकी तरफ जुड़ेंगे तो ये लोग भी जुड़ेंगे। तो आप देखना अगले 4-5 साल के अंदर काफी कुछ, बहुत कुछ इनके पीछे जनसमूह चलेगा, क्योंकि लोग ये देखते हैं भाई हमारे लिए कौन आवाज उठा रहा है, कौन हमारे साथ खड़ा हुआ है। तो ऐसा नहीं, अगर कोई खड़ा होता है तो जनता उसके पीछे जाती है। ये बहुत आपके पिछले 10 साल के बहुत सारे उदाहरण आपके सामने हैं। केजरीवाल हो और कई सारे लोग हैं, उनके पीछे जनता गई है। हमने जब आपका इंटरव्यू चलाया और आपने कहा कि भाई आज की तारीख में चंद्रशेखर जो देश की दलित राजनीति है तो एक तरह से उसके नेता बन चुके हैं, तो कई कमेंट मैंने पढ़े, लोगों का कहना ये है कि चंद्रशेखर केवल दलितों के नेता नहीं हैं, वो किसानों की भी बात करते हैं, वो पिछड़ों की भी बात करते हैं, वो दलितों की भी बात करते हैं। तो उनके साथ तो सर्व समाज सर्व धर्म के लोग जुड़े हुए हैं। जी, अब देखो ना, अभी आपने सवाल किया, उसका जवाब आपके उस वीडियो के कमेंट में ही आया। शुरुआत तो दलित राजनीति से की थी उन्होंने, इसमें तो कोई शक नहीं है। एक दलित चेहरे के तौर भी आगे बढ़े थे और मायावती का कंपटीटर समझ के लोग बात कर रहे थे। लेकिन आप ही बता रहे कमेंट में लोगों ने ही लिखा है, ये सच है, उस तरफ बढ़ रहे हैं। और लोग भी, किसान जाति जुड़ रहे हैं उसके साथ में, कामगार ओबीसी भी उनके साथ में जुड़ना शुरू हो गया है। गुज्जर तो साथ साथ दिख ही रहा है, मुस्लिम गुज्जर भी दिख रहा है, हिंदू गुज्जर भी दिख रहा है, अब और जातियां भी जुड़ेंगी। तो आप देखो, अगर कोई भी लीडर जिस समुदाय से आता है, जिस जाति से आता है, पहले उस पर वो ठप्पा हमेशा लगता है, ये तो फला नेता है, फला जाति का नेता है। लेकिन जब अपना काम करता है, लोगों के बीच में जाता है, उनके लिए संघर्ष करता है, तो फिर और लोग जुड़ते हैं। ऐसा मुलायम सिंह के साथ भी हुआ है, ऐसा मायावती के साथ भी हुआ है, काशीराम ने ऐसे ही जोड़ा था लोगों को। कांग्रेस के साथ में सभी जातियों के लोग हुआ करते हैं, आज बीजेपी के साथ भी हुई है, तो कल चंद्रशेखर की पार्टी के साथ भी ऐसा होना कोई नामुमकिन बात नहीं है, बिल्कुल होगा। कुछ लोगों का कहना ये है, कमेंट में ये उन्होंने बताया कि भाई जब तक मायावती जिंदा है तब तक चंद्रशेखर तो लीडर नहीं बन सकते। ये गलतफहमी है। देखिए, कांग्रेस के जिंदा होते हुए भी आज मोदी लीडर है कि नहीं है, और बहुत सी पार्टियों के बड़े लीडर के जिंदा होती दूसरी छोटी पार्टी के लोग हैं कि नहीं है, तो ये तो बेकार की चीज, क्यों नहीं बन सकते भाई। और मैंने आपको उस दिन भी बताया था कि युवा बदलते हैं राजनीति का चेहरा। जो मायावती के दौर के लोग हैं उनकी उम्र हो गई है, वो 60 के आसपास ही हैं सारे, मैं भी उसमें शामिल हूँ। मैं खुद मायावती का बड़ा प्रशंसक रहा हूँ। उनकी जो शासन चलाने की क्षमता थी, प्रशासनिक क्षमता बेजोड़ थी। तो अब उनका एक दौर चला गया, अब चंद्रशेखर का दौर है, कल कोई और भी आ सकता है। और रही बात है कि उनके होते वो नहीं बन सकती, तो गलत बात, मैं इसे नहीं मानता।
नहीं तो राहुल गांधी भी है, सोनिया गांधी भी है, और प्रियंका गांधी भी है, और मोदी प्रधानमंत्री 10-12 साल से है। क्यों भाई? चूंकि उन्होंने काम किया होगा। आज आप चंद्रशेखर के प्रशंसक हैं। जो भी कोई नेता होता है, मैं इस बात को नहीं देखता किस पार्टी का है किस पार्टी का नहीं है, चूंकि मैं किसी पार्टी में नहीं हूँ। लेकिन अगर कोई काम करता है तो मेरा एक इंसान होने के नाते भी मेरा फर्ज है कि मैं उसकी तारीफ करूँ, उसके कामों को आगे बढ़ाऊँ, बताऊँ कि हाँ ये अच्छा काम कर रहा है। अगर चंद्रशेखर कल कोई गलती करेगा तो मैं सबसे पहले मैं ही कहूँगा ये गलती हुई है। मेरा काम ही है, मैं कोई पॉलिटिशियन तो हूँ नहीं, मैं चुनाव नहीं लड़ता, किसी पार्टी का मैं सदस्य तक नहीं हूँ। अगर गंगों में विधायक किरण सिंह सही काम करे तो मुझे लगता है सही कर रहे, तो मैं बोलूंगा ना, मैं सही कर रहे हैं। क्या हमें एक नागरिक के बतौर नहीं बोलना चाहिए? बोलना चाहिए ना, तो वो मैं कर रहा हूँ। मतलब आप राजनीतिक विश्लेषक होने के नाते ये बात मानते हैं कि भाई चंद्रशेखर नेता हैं? इसमें कोई शक नहीं है, मैं बिल्कुल कन्फर्म हूँ। और मैं तब से इस बात को देख रहा हूँ 8-10 साल से कि ये लड़का किस तरफ जा रहा था, और ठीक वहीं जा रहा जहाँ मैं सोच रहा था। अभी और भी आगे जाएगा। एक चीज जरूर है, अब वो ऐसी जगह पहुंच गए। चंद्रशेखर जी, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब आप एक ऐसी जगह पहुंच गए हो कि एक ऊंचाई पर आप हैं, आपकी एक जरा सी गलती आपको जमीन पे ला पटकेगी, और ये जितने हैं ना जो दूसरी पार्टियां, बड़ी पार्टियां मगरमच्छ की तरह ये तलाश में बैठे हैं आपको कैसे खाया जाए। तो अब आपको बहुत सावधानी से कदम रखने, ये मेरा आपसे एक सलाह, निवेदन, कुछ भी समझ लीजिए। मतलब पार्टियों की नजरों में अब चंद्रशेखर हैं? हमेशा होता है, तो राजनीति में यही होता है, ये बियाबान है राजनीति का, हमेशा होता है। सही इनके साथ भी होगा, हर कोई कोशिश करेगा। आप देख लो ना संसद में कैसे गला काट प्रतिस्पर्धा चलती है। अगर कोई आदमी अपने दम पर आया ना, लड़का तो अपने दम पे, कोई गॉड फादर नहीं, कुछ नहीं, अपने दम पे खड़ा हुआ, संघर्ष पे खड़ा हुआ, तो क्यों उस पर नजर नहीं होंगी? क्योंकि किसी का तो वोट खाएगा ना, जितना बढ़ेगा किसी पार्टी का वोट खाएगा ना। वोट तो फिक्स है ना, हिंदुस्तान में 10, 20, 50 जितने करोड़ भी हैं, तो अगर ये जो स्टेक लेगा किसी पार्टी से खींच के तो अपनी तरफ लाएगा ना, तो वो पार्टी क्यों बर्दाश्त करेंगे भाई? तो मौका देखेंगे ना, कब मौका लगे कब दबोच ले, भूखे शेर की तरह बैठे होंगे ना। लोकेश जी, जब दलित समाज से कोई नेता आगे बढ़ता है, वो ऊंचाइयों पर जाता है, तो खासकर जो विरोधी लोग हैं तो वो उन्हें स्वीकार नहीं कर पाते। मैं चंद्रशेखर के बारे में अगर बात करूं, जिस तरीके से उन्होंने गुर्जर रेजिमेंट की मांग की, उन्होंने धन सिंह कोतवाल के लिए भी मांग की, और अब आपने जो उनके सामने सवाल रखा था डीएनटी की, वो भी उन्होंने संसद में उठाया। तो गुर्जर समाज के कई लोग मैंने ऐसा कहते हुए भी सुने हैं कि अब चंद्रशेखर हमारी आवाज़ उठाएगा। अब देखिए, ये छोटी सोच की बात है भाई, वो भी एक आदमी है, हिंदुस्तान का नागरिक है, भले ठीक है दलित जाति से आता है। अब ऐसा तो अब तो संविधान का, कानून का शासन है ना हिंदुस्तान में, संविधान के हिसाब सब बराबर है, सब नागरिक हैं। ठीक है, हम जातियों में बटे हुए हैं, बात सही है, जाति हिंदुस्तान की सच्चाई है। लेकिन क्या मायावती दलित से नहीं थी? क्या मायावती को 3 बार मुख्यमंत्री बनाया गया था? चलो सहयोग से बनी, लेकिन चौथी बार तो पूर्ण बहुमत से आई थी ना। सभी ने उसे वोट दिया होगा ना, हर जाति का वोट उनको मिला होगा, सब जातियों की नेता थी ना वो। तो तब तो दलित का वाला सवाल कहीं नहीं था। बनने के बाद जो स्वर्ण मानसिकता से पीड़ित होते हैं ना, चाहे उसमें कुछ ओबीसी भी हैं, जिनकी वो अपने आप को पता नहीं क्या समझते, यार हम तो स्वर्ण है, ये दलित, ये क्या है। तो इस तरह के लोग इस तरह की बातें करते हैं, लेकिन इसका कोई खास प्रभाव नहीं पड़ता। कुछ लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, ये कल का यार यहाँ से निकल का आया, इतना आगे कैसे पहुंच गया। बर्दाश्त करना सीखना होगा। क्या तो आप आगे जाइए, या फिर दूसरे को जाने से आप रोकिए मत, उसे बर्दाश्त करना सीखिए। वो अच्छा ही काम कर रहा है, उसमें कुछ होगा जो वहां तक पहुंचा है, आप में नहीं है जो आप नहीं पहुंचे। ये बात हमेशा ध्यान रखनी चाहिए, भूलनी नहीं चाहिए। बहुजन समाज की अगर हम बात करें और उसमें गुर्जर समाज की हम बात करें, तो जैसे मैंने आपको कई बातें बताई, तो जब लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि भाई चंद्रशेखर नेता है और इसने गुर्जर समाज के लिए ये बात उठाई, तो जो दूसरी जातियां हैं, अगर मैं स्वर्ण जातियों की बात करूं, तो वो उन पर एक तरह से टोंट कसते हैं और बोलते हैं कि अब गुर्जरों की आवाज़ चंद्रशेखर उठा रहा है, और गुर्जर फिर किस तरीके के क्षत्रिय हैं, ये तो कहते हैं कि हम क्षत्रिय हैं। देखो विपिन जी, हमारा समाज जाति बंटावे में तो कोई शक नहीं है। अब जब स्वर्ण समाज के नेता कुछ कोई काम अच्छा करते हैं, तो तभी कुछ हम जो दलित मान लो या ओबीसी मान लो, उन पे भी सवाल उठाए गए हैं। अब ओबीसी के लिए वीपी सिंह ने सबसे बड़ा काम किया था, मंडल आयोग की सिफारिशें लागू कर दी थी, जो बहुत दिन से दबी पड़ी हुई थी। कभी जनता पार्टी मोरारजी सरकार में आयोग बना था, उसकी सिफारिशें 91 में, यानी लगभग 14-15 साल बाद लागू हुई थी। तो ठाकुर थे ना, वो स्वर्ण कास्ट के थे ना, उन्होंने ओबीसी के लिए काम कर दिया। ऐसे और बहुत से स्वर्ण समाज के नेता हैं जिन्होंने ओबीसी के लिए, दलितों के लिए बहुत काम किया। दलितों के लिए इतना बहुत सारा किसने दिया? तब तो सवर्णों की सरकार थी ना। तो आज भी हमारे बहुत सारे दलित साथी कहते हैं यार ये तो सवर्ण है, ब्राह्मण है, ये है ब्राह्मणवाद है, फलाना, इस तरह की बातें होती रहती हैं। हमारा जो देश है वो विभिन्न मान्यताओं का, जातियों का, समाजों का समूह है।
जिसे कहते हैं ना अनेकता में एकता वाली कंडीशन है। तो इस चीज़ को आप ना कभी रोक सकते हैं ना कभी बंद कर सकती। चीज़ें हमेशा चलेंगी, जिसमें दम होगा वो आगे बढ़ेगा। जब कोई आगे बढ़ता है, सूरज निकलता है, सब उसे सलाम करते हैं। आज चंद्रशेखर की आप आलोचना भी कर सकते हैं, आप चंद्रशेखर को प्यार कीजिए, नफरत कीजिए, लेकिन आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते, आप उसकी अनदेखी नहीं कर सकते, आप उसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। उस लेवल पर वो आदमी जा चुका है। मेरा सवाल आपसे ये है कि कुछ लोग बोलते हैं कि भाई चंद्रशेखर तो हिंदू धर्म का विरोधी है, तो आपने क्या आकलन किया, चंद्रशेखर हिंदू धर्म का विरोधी है या पाखंड का वो विरोध करते हैं? पाखंड का मैं खुद भी विरोध करता हूं। अगर मैं पाखंड का विरोध करता हूं तो क्या मैं हिंदू धर्म का विरोधी हो गया? अब हमारे आपके यहीं कई मुस्लिम गुज्जर लड़के हैं जो अपने ही समाज के कुछ पाखंड का विरोध कर रहे हैं, तो क्या वो धर्म के विरोधी हो गए? एक लॉजिकल बात वो कह रहे हैं, या अगर चंद्रशेखर या मैं या आप अगर किसी चीज की लॉजिकल कोई बात कह रहे हैं तो क्या धर्म का विरोध हो गया? या फिर धर्म इतना कमजोर है एक लॉजिकल बात भी नहीं समझ सकता? ऐसा तो नहीं है ना। तो ये जो देखिए सोशल मीडिया, मैं बहुत दिन से कह रहा हूं विपिन जी, सोशल मीडिया यानी जो मोबाइल है ये एक ऐसा पिस्टल है, एक ऐसा पिस्तौल है, ऐसा बंदूक है ये, कि जिसके हाथ में जाएगी वैसा ही रिजल्ट देगा। जैसे पिस्तौल अगर किसी डकैत के हाथ में जाएगी तो वो क्या करेगा? अपराध करेगा। वही पिस्तौल अगर किसी पुलिस वाले के हाथ में होगी तो अपराध को रोकेगा। तो सोशल मीडिया ऐसा ही, जैसे मेंटेलिटी के हाथ में ये हथियार होगा वो उसका वैसा इस्तेमाल करेगा। इसलिए इन बातों से विचलित होने के ज़्यादा इस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि चंद्रशेखर ने अभी एक रैली में कहा, नाम उन्होंने नहीं लिया लेकिन उनका इशारा बागेश्वर बाबा की तरफ था, उन्होंने कहा कि अगर उनमें इतनी शक्ति है तो वो दिल्ली में जो विस्फोट हुआ उसे पहले ही बता देते। तो ये बात जो चंद्रशेखर ने कही कि क्या ये जो है किसी धर्म के खिलाफ है या पाखंड के खिलाफ है? ये धर्म के खिलाफ कैसे हुई? एक लॉजिकल बात कही इन्होंने। अगर मैं कह रहा हूँ भाई मैं इतना पावरफुल हो कि मैं ऐसे फूंक मारूंगा, किसी को भस्म कर दूंगा, मैं फला अपराध को खत्म कर दूंगा, तो मुझे करना चाहिए ना। इसका अगर मैं नहीं कर पा रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं किसी को उल्लू बना रहा हूँ। अगर चंद्रशेखर ने एक ऐसे पाखंड ऐसे झूठ पर उंगली रख दी तो धर्म का विरोध कहाँ हुआ? वो एक पाखंडी का विरोध हुआ। आप एक पाखंडी के विरोध को धर्म का विरोध नहीं कह सकते। मतलब आप ही मानते हैं कि बागेश्वर बाबा पाखंड कर रहे हैं? बागेश्वर बाबा का मैं बागेश्वर बाबा का कुछ जिक्र ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कोई भी पाखंडी हो, मैं हूँ, आप हो, कोई भी हो, कैसे भी पाखंड का विरोध धर्म का विरोध नहीं हो सकता। मुझे नहीं पता बागेश्वर बाबा ने क्या कहा, उन्होंने क्या किया, लेकिन अगर पाखंड का किसी का विरोध किया है और तर्क दे के किया है तो धर्म का विरोध नहीं है। मैं इसे धर्म का विरोध नहीं मान सकता, पाखंड का विरोध, और हमें करना चाहिए पाखंड का विरोध, क्योंकि पाखंड किसी धर्म को, किसी समाज को, किसी सोसाइटी को आगे नहीं बढ़ाता बल्कि पीछे धकेलता है। तो समाज को आगे बढ़ना चाहिए ना, पीछे नहीं जाना चाहिए। उन्होंने एक जनसभा में कहा कि कुछ लोग बोलते हैं कि जो हमारे लोग हैं वो नीले कबूतर हैं, लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूं कि ये नीले कबूतर नहीं बल्कि नीले बाज हैं। तो ये सीधा सा विरोधियों को संदेश था कि जो आप लोग इन दलितों को समझ रहे हैं अब ये वो नहीं है, अब ये ताकतवर हैं, ये झपट्टा मारने के लिए तैयार बैठे हैं। पिछले इंटरव्यू में आपको क्या कहा था कि वो उनकी एक जो बड़ी कामयाबी वो ये है कि उन दलित को अग्रेशन में ले आए, दलित को अग्रेसिव मोड में ले आए, वो जब तक नहीं आए थे। वही बात उन्होंने कही ना, ये कबूतर नहीं बाज है। तो यानी मेरी बात उन्होंने मोहर लगी उस पर कि हाँ ये चंद्रशेखर युवा दलितों को एक अग्रेशन मोड में ले आया। चलिए, तो वरिष्ठ पत्रकार लोकेश सलारपुरी जी को आपने सुना। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।